हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मेनली फोकस्ड होगा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारी इकोनॉमी का तीसरा लेक्चर है। यदि बाकी का 2 वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। और आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग को द बेस ईयर से पढ़ना था। कल हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो बेस ईयर के बारे में पढ़ते हैं कि द ईयर अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स इज मेजर्ड इज कॉल्ड बेस ईयर। तो जिस ईयर के अगेंस्ट जो है परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, ठीक है, किसी भी इंडेक्स में, तो उसको बेस ईयर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस ईयर, इसको रेफरेंस ईयर भी बोला जाता है। द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम प्रिपेयर्ड बाय सीएसओ, जब पहली बार सीएसओ के द्वारा जो है नेशनल इनकम प्रिपेयर किया गया था, उसमें बेस ईयर था 1948-49, ठीक है। दिस एस्टिमेट ऑफ अकाउंट 1948-49 प्राइसेज अलॉन्ग विथ कोरस्पॉन्डिंग एस्टिमेट और करेंट प्राइसेज एंड अकाउंटिंग ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटीज वर पब्लिश्ड इन द पब्लिकेशन एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 1956। तो क्या करें कि इसी को बेस ईयर मानते हुए 1956 में इसको पब्लिश किया गया था। अभी तक 6 बार बेस ईयर को चेंज किया जा चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि 6 बेस ईयर है 1960-61, उसके बाद जो 48-49 के बाद जो बेस ईयर था, उसके बाद 60-61 हुआ, उसके बाद 80-81, 99 से 2000, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं 60-61 के बाद 70-71 भी हुआ था, 80-81 के बाद 93-94 हुआ, उसका 99-2000, उसके बाद 2004-05, अभी जो है 2011-12 चल रहा है। इन जनवरी 2020 तो सीएसओ जो है इंट्रोड्यूस द न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ बेस ईयर 2011-12, ठीक है। तो अभी जो है 7वां बेस ईयर जो चल रहा है वो 2011-12 है, इन प्लेस ऑफ प्रीवियस बेस ईयर विद द बेस ईयर 2005। 2010 में 2004-05 का जो था वो 2010 में रिवाइज किया, फिर 5 साल बाद इसको रिवाइज किया गया। 2011-12 भी चल रहा है और अभी तक 2011-12 ही बेस ईयर चल रहा है। अब नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ एक्सपेंशन दैट कैन मूव an underdeveloped country from a near subsistence mode of living to a substantially higher level over a period of time. इकोनॉमिक ग्रोथ इज कन्वेंशनली मेजर्ड ऑन द परसेंटेज इनक्रीज द जीडीपी। क्या करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो कैसे होता है, तो जीडीपी के परसेंटेज ग्रोथ को हम लोग देखते हैं, या फिर जीएनपी के परसेंटेज ग्रोथ को, या फिर एनएनपी पर कैपिटा इनकम के परसेंटेज ग्रोथ को, या एनएनपी के परसेंटेज ग्रोथ को, इस तरीके से देखते हैं। पर कैपिटा एनएनपी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए पर कैपिटा जो है या फिर एनएनपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे निकाला जाता है, तो एनएनपी जैसे पिछले स्टेट जो अभी का एनएनपी है माइनस पिछले साल का एनएनपी डिवाइडेड पिछले साल का एनएनपी इंटू 100, यानी कि चेंज इन एनएनपी बाई 100 इंटू 100 यदि कर सकते हैं, चेंज इन एनएनपी डिवाइडेड बाई जो प्रीवियस ईयर का एनएनपी है इंटू 100 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे कि एनएनपी 2 क्या है, तो अभी ईयर का है, और एनएनपी 1 जो है पिछले ईयर का। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंडिकेटर ऑफ वेल्थ रिफ्लेक्टिंग द कंट्री रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी दैट प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। क्या करें, इकोनॉमिक ग्रोथ से हम लोग को पता चलता है कंट्री कितना वेल्थ है, मतलब कंट्री के पास कितना धन संपत्ति है, ठीक है, कि कितने क्वांटिटी में रिसोर्सेज है, ठीक है। ये देखा जाता है कितने क्वांटिटी में रिसोर्सेज है, लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता है कि एक आदमी के पास कितना रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्रोग्रेसिव ग्रोथ, द टोटल इनकम इज इंक्रीज मोर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या करें, प्रोग्रेसिव ग्रोथ किसको बोलते हैं, जब टोटल इनकम इंक्रीज करता है, ठीक है, जब टोटल इनकम इंक्रीज जो है ज़्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ से, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ। रिट्रोग्रेसिव ग्रोथ क्या है, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर देन टोटल इनकम। यदि टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाए इनकम से, यदि इनकम ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ। एक तरफ इनकम का इंक्रीज होना है, एक तरफ पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है। यदि इनकम बढ़ जाए तो बोलते हैं प्रोग्रेसिव, यदि पॉपुलेशन ज़्यादा रेट जल्दी बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। स्टेशनरी किसको बोलते हैं, जहाँ पे द रेट ऑफ टोटल इनकम ग्रोथ एंड द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल, जहाँ पे टोटल इनकम ग्रोथ और टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों लगभग इक्वल है। अब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो टिल 1960 इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज ऑफन यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे 1960 तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक ही जैसा समझा जाता था। इट इज नो लॉन्गर व्यूड एट आइडेंटिकल विद इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन अब जो है उसके जैसा समझा नहीं जाता। इट इज नाउ टेकन टू मीन इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। क्या करा है कि इसमें ये भी देखा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है प्लस चेंज कितना हो रहा है। जैसे समाज का हर आदमी का कितना डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि पहले आपके पास 50 रुपया था, आज आपके पास 70 रुपया था, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। लेकिन मान लीजिए कि पहले आपके पास 50 रुपया था और आज आपके पास 60 रुपया है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो यहाँ भी हुआ है। लेकिन आज आप अच्छे कंडीशन में रह रहे हैं, आज आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि जब बचपन मतलब कि जब आपके पास जॉब कोई नहीं था तो आप 10,000 रुपये महीना किसी तरीके से कमा लेते थे, ठीक है। तो उस समय आप अब जो है उस समय आपका जो लिविंग कंडीशन था थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन अब आपका जॉब हो चुका है, आप 50,000 का महीना कमा रहे हैं, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ ही। सिर्फ मॉनेटरी टर्म में यदि देख लिया जाए कि पहले 10,000 कमा रहे थे, आज 50,000 कमा रहे हैं, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका लिविंग कंडीशन थोड़ा सा बेटर हो, आप अच्छे घर में रह रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छे से कपड़ा पहन रहे हैं, है ना। पहले साइकिल था, आज आपके पास बाइक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है।
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यही है कि उसका लिविंग कंडीशन किस तरीके से, जो वहाँ का जनता किस तरीके से उसके पास क्या पहुँचा, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज को अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस रेफर टू क्वांटिटी क्वालिटेटिव चेंज है ना, वहाँ पे आप वहाँ से सिर्फ क्वांटिटी देखते थे कि कितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्वालिटी देखते हैं कि चेंज का क्वालिटी क्या है, इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, लेवल ऑफ लिविंग, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, राइज ऑफ एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट एक टेक्निक, ये सब हुआ है। तो उसको जीडीपी के हिसाब इकोनॉमिक वहाँ पे एनएनपी को माइनस करते थे, यहाँ पे जीडीपी को माइनस करेंगे। डेवलपमेंट रेट इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी पिछले साल का माइनस जीडीपी इस साल का डिवाइडेड बाय जीडीपी, ठीक है। यहाँ पे इंटू 100 छूट गया है, इंटू 100 भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर जैसे नेचुरल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेवलपमेंट प्लानिंग, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं कि एक आदमी कितना कमा रहा है, यानी एक आदमी के द्वारा कितना कैपिटल आउटपुट दिया जा रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब वहाँ वित्तीय स्थिरता कितना है, मतलब कि वहाँ का पैसा का वैल्यू कितना ज़्यादा तेज़ी से डाउन या अप हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन, कितना ज़्यादा पूंजी का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आते हैं, तो सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, ये सब फैक्टर जो आते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं कि डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करते हैं। जैसे सोशल फैक्टर भी अफेक्ट करता है वहाँ का समाज कैसा है, ठीक है, वो डेवलप करना चाहता है कि नहीं चाहता। बहुत सारा समाज होता है डेवलप करना ही नहीं चाहता, आप उसको कितना भी डेवलप कर दिए अपने आप को गरीब ही मानेगा। वहाँ का जो पॉलिटिकल फैक्टर कहना, तो वहाँ का जो नेता है वो कंट्री को डेवलप किस हिसाब से करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि ज़्यादा घोटाला होता है, ऐसा भी देखा जाता है वहाँ पे। तो यही सब बात पे यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसके फीचर के हिसाब से कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ और प्लस चेंज को देखा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी को देखा जाता है, इसमें क्वालिटी भी देखा जाता है। स्कोप, तो जैसा कि बोले कि क्वालिटेटिव है, क्वालिटी देखा जाता है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी देखा जाता है। ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो डेवलपमेंट रिलेट टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस। तो क्या डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ह्यूमन कैपिटल में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। डिक्रीज इन इनइक्वलिटी फिगर्स, इनइक्वलिटी घटना, मतलब इनइक्वलिटी मतलब कि अमीर और गरीब का जो बीच का जो डिवाइड था वो कम होना, बीच का जो डिफरेंस था वो कम होना, ठीक है। पॉपुलेशन के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यदि इधर देखा जाए तो इसमें सिर्फ देखा जाता है कि पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, गवर्नमेंट का कंजम्पशन बढ़ा, आदमी का कंजम्पशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सब देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इम्प्लीकेशन उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इट इम्प्लाई चेंज इन द इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग साइड प्रोग्रेसिव चेंजेज इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्या करें कि इसमें प्रोग्रेसिव चेंज होता है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। इधर क्या है कि इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड। इसमें बस देखा जाता है कि सामान कितना प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स या सर्विस कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसका आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो HDI इसके थ्रू मेजर किया जाता है। GRI जेंडर रिलेटेड इंडेक्स या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ये सब देखा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव है, मतलब कि जिसमें सिर्फ क्वांटिटी देखा जाता है, जैसे हो गया PPP हो गया, GDP हो गया, ये सब उसके आधार पर मेजर किया जाता है। इफेक्ट, तो ब्रिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी। क्या करें कि इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेंज आता है इकोनॉमी में, जबकि इसमें सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आता है, ठीक है। अब आगे यहाँ के टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है जो कई बार एग्जाम में पूछा है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है, ठीक है। तो प्रोफेसर राज कृष्ण एन इंडियन इकोनॉमिस्ट क्वाइन द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट इन 1978, 1978 में एक टर्म यहाँ पे दिया गया, ठीक है, जो इन द अगेंस्ट द बैकड्रॉप सोशियो इकोनॉमिस्ट पॉलिसी। द हिंदू ग्रोथ रेट ए टर्म रेफरिंग टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ द बिफोर द लिबरेशन 1991। 91 के पहले जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफ़ी कम था। तो यहाँ पे रेफर दिया गया कि जिस तरह से हिंदू का पॉपुलेशन काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यदि कंट्री में देखा जाए तो मुस्लिम का पॉपुलेशन या फिर दूसरे जो धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनका पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हिंदू का पॉपुलेशन काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस कारण से उसी तरह से यहाँ दिखाया है कि जैसे दूसरे कंट्री का जो डेवलपमेंट हो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, वहाँ का इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और हमारे यहाँ का धीरे धीरे हो रहा है। तो इसी को थोड़ा सा रेफर करते हुए उसके ऊपर एक कटाक्ष करते हुए बोल सकते हैं, ठीक है। 91 के पहले जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ था उसको बताते हुए हिंदू ग्रोथ रेट वर्ड यूज किया जाता है, जो क्या कर रहा है कि 3.5% के आसपास था 1950 से लेकर 1980 तक। भाल पर कैपिटा ग्रोथ एवरेज 1.3%, और पर कैपिटा में जो ग्रोथ होता था मात्र एक साल में 1.3% ग्रोथ होता था, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। आइए हम दूसरा चैप्टर आज देख लेते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग जो है इंडियन इकोनॉमी में करके चला जाता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ फोरम इन विच यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिस्कस द प्लान्स एंड इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन। प्लानिंग में क्या होता है,
कि डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक जगह बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं और कुछ यहाँ पे प्लान सेटअप करते हैं। प्लान्स आर अप्रूव्ड एट मीटिंग आफ्टर कंप्लीटेशन, बिफोर दैट दे प्रेजेंट द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। प्लान को इम्प्रूव किया जाता है इस मीटिंग में, उसके बाद फिर जो है उसको लागू करवाया जाता है डिफरेंट तरीके से। इन दिस वे द नेशनल कैरेक्टर ऑफ प्लानिंग इम्फेसाइज, इस तरीके से राष्ट्र स्तर पर प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग गिव्स लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ ब्रॉड इशू ऑफ द नेशन, तो नेशन में, राष्ट्र में जो बड़े बड़े इशू उसका सोल्यूशन मिलता है प्लानिंग के थ्रू। एंड प्रमोट कलेक्टिव थिंकिंग एंड ज्वाइंट एक्शन ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है उन पर हम लोग को ज्वाइंट थिंकिंग मिलता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब उसका उद्देश्य क्या है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज टू अचीव एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि नेशनल इनकम को बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। अनदर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इज टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। फॉर, किस लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाएंगे, तो अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने। मीटिंग द नीड ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के जो ज़रूरत है उसको हम लोग पूरा करें। अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, हम लोग इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बने, ठीक है। प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम लोग दें। रिड्यूस इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम में इनइक्वलिटी है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वलिटी है उसको यहाँ पे कम करें। तो ये सब ऑब्जेक्टिव था, पॉवर्टी को हटाना है, ये सब ऑब्जेक्टिव था यहाँ का प्लानिंग में। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग होता कैसे है। द फॉलोइंग आर द नेसेसरी एलिमेंट फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, एक इफेक्टिव प्लानिंग के लिए क्या क्या एलिमेंट है उसका के लिए उसके क्या क्या तत्व है बोल सकते हैं, क्या क्या उसके बेसिक नीड है, हम लोग यहाँ देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे पहले प्लानिंग के लिए हमारे पास एक डाटा होना चाहिए कि कंट्री में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग के पास कितना संपत्ति है, तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कौन ज़्यादा लिटरेट है ना। तो हमारे पास एक डाटा होना चाहिए सबसे पहले, तो उसी के आधार पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। यदि कंट्री में हमारे ज़्यादा लोग नहीं इलिटरेट हैं तो हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड कानून लाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास डाटा ही नहीं रहेगा कि कंट्री में, मान लीजिए कि हमारे पास डाटा ही नहीं है या फिर डाटा गलत है, उसमें बोल दिया जाए कि हमारे पास 90% जो लोग हैं हमारा लिटरेट है, तो हम लोग एजुकेशन से थोड़ा सा ध्यान हटा के दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो वही यहाँ पे एक रिलायबल स्टैटिस्टिक्स का अवेलेबल होना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबिलिटी होना और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का अवेलेबिलिटी होना। वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन, सबसे बड़ी जरूरी बात है कि पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करे। और इफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, उसको लागू कराने के लिए हमारे पास संस्था होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ प्लानिंग कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहा है कि इंपेरेटिव प्लानिंग क्या, देयर इज नो कंज्यूमर सोवरेनिटी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ कंपनी इकोनॉमी ऑपरेट अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। क्या करें कि यहाँ पे कंज्यूमर का कोई सोवरेनिटी होता नहीं होता, मतलब कंज्यूमर का कोई सोवरेनिटी का मतलब है कि कंज्यूमर का कोई यहाँ पे विचार नहीं शामिल किया जाता है। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है किसी कंट्री में सब जो है स्टेट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। एक इंडिकेटिव प्लानिंग ये क्या है कि फ्रेंच सिस्टम ऑफ प्लानिंग है, फ्रांस से लिया गया है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस पे मतलब कि प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इन दिस स्टेट प्ले फैसिलिटिंग रोल एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी सो एज टू इनेबल प्राइवेट सेक्टर टू प्ले अ ग्रेटर रोल। क्या करें कि इसमें स्टेट जो है सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्रोवाइड कराता है बोल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, बाकी जो बोल देता है प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए यहाँ पे दे दिया जाता है। इन इंडिया इंडिकेटिव प्लानिंग इज बीइंग फॉलोड सिंस 1991, 91 के बाद इंडिया में भी यही हो रहा है। नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, इट रेफर टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसमें लंबे प्लानिंग की बात किया जाता है। इन बीच लॉन्ग रेंज ऑफ टारगेट और सेट, जिसमें लंबे टारगेट सेट किया जाता है, जैसे 15 ईयर, 20 ईयर, 50-25 ईयर ऐसे। तो जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि विजन 2020 जो इंडिया का था, विजन 2020 2020 तक भारत को कैसा करना है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, तो जो लंबे समय के लिए प्लानिंग होता है उसको बोलते हैं पर्सपेक्ट प्लानिंग। रोलिंग प्लान क्या होता है, तो इन रोलिंग प्लान एवरी ईयर 3 न्यू प्लान्स एनुअल फिक्स्ड और पर्सपेक्टिव प्लान आर मेड एंड एक्टेड अपॉन। तो क्या रोलिंग प्लान में क्या होता है कि हर साल 1 साल के लिए जो प्लान किया जाता है उसको रोलिंग प्लान आप बोल सकते हैं, ठीक है। 1 साल के लिए जो प्लान किया जाता है उसको आप रोलिंग प्लान बोल सकते हैं। तो शुरू से हम यहाँ पे इंपेरेटिव प्लानिंग क्या हो, जहाँ पे सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार देखती है। स्टेट का मतलब होता है सरकार, ठीक है। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार सबको स्टेट बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो स्टेट का मतलब सरकार, तो जहाँ पे सारा कुछ सरकार देखती है। इंडिकेटिव में क्या हुआ कि सरकार बस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बाकी प्राइवेट प्लेयर को बोल देती है काम करने। पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या है, जो लंबे समय के लिए प्लानिंग किया जाता है। रोलिंग प्लान जो है 1 साल के लिए होता है। अब हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इंडिया में प्लानिंग कैसे चालू हुआ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय सर एम विश्वेश्वरैया। तो सुन के थोड़ा सा पता लगेगा ये तो इंजीनियर थे, प्लानिंग के बाद कहाँ से करें, लेकिन ये बात सही है। पहली बार जो इंडिया में प्लानिंग का प्रयास किया गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। नोटेड इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन, जो काफ़ी एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, इंजीनियर भी थे, इनको आई थिंक भारत रत्न में मिला है। और 1934 में इनका एक बुक आया था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो उसके तहत इंडिया में पहली बार प्लानिंग के बारे में कोई चर्चा किया गया। तो 1938 में जो है नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था,
जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो यही आगे चल करके प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में, जब कंट्री आज़ाद हुआ था तब। इट रिकमेंडेशन कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो 1938 में जो नेशनल प्लानिंग कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था, ठीक है, तो एक्चुअली सरकारी रिकमेंडेशन नहीं था, मतलब सरकार के द्वारा नहीं सेटअप किया गया था, ठीक है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सेटअप किया गया था। तो कांग्रेस भी इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं करवा पाई क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड आ गया था और इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। 1944 बॉम्बे प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बॉम्बे। तो 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था, इसमें 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, 8 उद्योगपति थे बॉम्बे के, उनके द्वारा लागू किया, मतलब कि लाया गया था प्लान। इस पर भी कोई मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि उस समय जो भी नेता थे अपना एक सुझाव लाते थे कि इस तरीके से इंडिया में प्लानिंग होना चाहिए, इस तरीके से इंडिया में प्लानिंग होना चाहिए। जैसे कांग्रेस अपना सुझाव देने के लिए जवाहरलाल नेहरू के समय में कमेटी गठित किया। जो लोग हैं अपने इंडिविजुअल स्तर पर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही थे, 8 आदमी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब उद्योगपति थे, उनके द्वारा ये प्लान लाया गया। गांधीयन प्लान वॉज गिवन बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल इन दिस ईयर। उसी साल जो है एक गांधीयन प्लान आया था। तो याद रखिए गांधीयन प्लान गांधी जी के द्वारा नहीं लाया गया था, ठीक है, लाया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा उसी साल 1944 में। 1945 पीपल्स प्लान वॉज गिवन बाय एम एन रॉय। 1945 में एम एन रॉय के द्वारा काफ़ी कम्युनिस्ट आदमी थे ये, तो इनके द्वारा जो है 1945 में एक प्लान दिया गया जिसको पीपल प्लान्स का नाम दिया गया। वहीं 1950 में सर्वोदय दिया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ये सब जो है बोल सकते हैं कि एक बताया जाता था कि इस तरह से प्लानिंग होना चाहिए। सब कोई गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट जैसे कमेटी सेटअप करती है उस तरह कोई कमेटी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। अब फ्यू पॉइंट्स ऑफ दिस प्लान वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। क्या करिए सारे प्लान का कुछ पॉइंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि इंडिया आज़ाद हो गया था तो सारे लोगों को थोड़ा सा इसमें रिस्पेक्ट दिया गया। नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी व सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1938। तो 1938 में जो कांग्रेस के द्वारा सेटअप किया था नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द प्लानिंग कमीशन ऑन 15 मार्च 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडियन गवर्नमेंट जो 15 मार्च 1950 को आज़ादी के बाद जो है प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो पिछले इसके जो प्राइम मिनिस्टर होते थे चेयरमैन होते थे, चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर होते थे और डिप्टी चेयरमैन का नियुक्ति किया जाता था। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसका लास्ट चेयरमैन बोल सकते हैं, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है, ठीक है। 2015 में इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये था प्लानिंग कमीशन के बारे में। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप कब किया गया था 1938 में। 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 38 और 39 दोनों जगह सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। हरिपुरा और त्रिपुरी में, हरिपुरा हुआ था 1938 में, 1938 का जो सेशन हुआ था हरिपुरा में हुआ था और 1939 का जो सेशन था त्रिपुरी में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, हालांकि त्रिपुरी में उनको गांधी जी के कारण रिजाइन करना पड़ा था। गांधी जी के जो कैंडिडेट थे उनको भी सुभाष चंद्र बोस हरा दिए थे, इतने पॉपुलर हो चुके थे उस समय तक। गांधी जी के द्वारा अलग कैंडिडेट्स खड़ा किया गया था प्रेसिडेंट के लिए और सुभाष चंद्र बोस मतलब कि अलग अपने खुद से थे बोल सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, हालांकि जीतने के बाद फिर गांधी जी नहीं मान रहे थे बात को, मतलब कि इनसे खुश नहीं थे, इस कारण सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर दिए थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट के रूप से जानते हैं। त्रिपुरी संकट यदि पूछा जाए एग्जाम में तो आप ऐसा बोल सकते हैं। और इसके बाद जो है मतलब जब रिजाइन किए तो उस साल सेशन कौन चलाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस साल जो है उस सेशन को कंडक्ट किए थे, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद। तो 38 में प्रेसिडेंट एक साल के लिए कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए एक बार हम द हिंदू में इस बात को एडिटोरियल में पढ़े थे कि प्लानिंग कमीशन सेटअप बाय सुभाष चंद्र बोस। तो हम वहाँ पर थोड़ा सरप्राइज हुए थे, बाद में इस पर हम रिसर्च किए तो हमको पता चला कि अच्छा ऐसा क्यों लिखा गया था, ठीक है। तो जो बंगाल के अधिकांशतः आदमी का एडिटोरियल लिखा रहेगा ना, यदि प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करते हैं तो उनके द्वारा लिखा जाता है प्लानिंग कमीशन सेटअप बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ऐसे तो ऑफिशियली 1950 में सेटअप हुआ था, लेकिन इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो था नेशनल प्लानिंग कमेटी, और वो सेटअप किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में। लेकिन उसमें चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे पढ़ते नीति आयोग के द्वारा। देखिए जो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप कहने का मतलब कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आधार नहीं था, संविधान इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, न इसके लिए कोई स्टैट्यूट था, यानी कोई एक्ट भी इसके लिए नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल भी इसके लिए नहीं था। एक बस एक कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, कैबिनेट के रिजोल्यूशन बोल सकते हैं, कैबिनेट के रिजोल्यूशन पे बनाया गया था इसको, यानी कैबिनेट आपस में एक रिजोल्यूशन पास कर दे, एक सहमति पास कर दे कि हम ऐसा संस्था बनाएंगे तो बन जाता था। तो ऐसे संस्था के लिए क्या करना पड़ता है कि हर साल एक रेजोल्यूशन पास करता है। जब भी कैबिनेट चेंज होता है, मतलब कि इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, जब भी नया गवर्नमेंट आता है तो वहाँ पे पास कराना पड़ता है, इस रेजोल्यूशन को दोबारा पास कराना पड़ता है, ठीक है। यदि रेजोल्यूशन वहाँ से पास नहीं हुआ तो अपने आप वो बॉडी हट जाएगा। तो वही हुआ प्लानिंग कमीशन के साथ। जब भी कोई नया गवर्नमेंट बनता था तो एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता था कैबिनेट से कि प्लानिंग कमीशन को आगे कंटिन्यू किया जाए,
ठीक है। तो वही हुआ जब 2014 में जब नया गवर्नमेंट बना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो 2015 में जब उनके सामने आया कि रेजोल्यूशन पास कराने के लिए कि प्लानिंग कमीशन को कंटिन्यू किया जाए, या रेजोल्यूशन यहाँ से पास ही नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कि यहाँ का कैबिनेट उसको नोट दिया ही नहीं, बोल सकते कि अपना सहमति उसको दिया ही नहीं, तो इसके कारण से प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया यहाँ पे। यदि ये स्टैट्यूटरी बॉडी रहता तो इसके लिए, इसको खत्म करने के लिए संविधान मतलब कि सबसे पहले उस एक्ट में चेंज लाना पड़ता, तो उसके लिए लोकसभा में बिल पास करना पड़ता। यदि इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता तो उसको थोड़ा सा खत्म करना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को खत्म करना बहुत ज़्यादा टफ जॉब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं नीति आयोग भी एक तरह का रिजोल्यूशन से ही बनाया गया है। अभी जो दोबारा जब मोदी गवर्नमेंट बना था 2019 में, तो रिजोल्यूशन फिर से पास कराना पड़ा नीति आयोग के लिए, मतलब एक तरह बोल सकते हैं फ्रेश एडमिशन कराना पड़ता है। जैसा स्कूल में होता है ना कि आप क्लास 8 में हैं और क्लास 9 में गए तो फिर से री एडमिशन कराना पड़ता है, उसी तरीके से नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को आया था। एक गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेगा, इन्वॉल्व्स स्टेट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। तो गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प कर, मतलब कि इसमें हेल्प लिया जाता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। देखिए प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में एक अंतर क्या है कि प्लानिंग कमीशन जो था टॉप टू बॉटम था, मतलब ऊपर से ऑर्डर आता था, ठीक है, और उसको नीचे इंप्लीमेंट करना पड़ता था। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान लाता था, उसमें कुछ पॉइंट होते थे कि आपको ऐसे काम करना है, कृषि में इतना उपज बढ़ाना है, ठीक है। तो जो भी होता था वहाँ पे टॉप टू बॉटम होता था, मतलब ऊपर से आदेश आया उसको नीचे लागू कर दो। नीति आयोग बॉटम टू टॉप है। नीति आयोग में क्या है, बॉटम टू टॉप है, कहने का मतलब इसमें नीचे से सलाह लिया जाता है कि आपके यहाँ क्या ज़रूरत है, ठीक है। नीति आयोग इस तरीके का काम नहीं करता है कि वहाँ से ऑर्डर पास कर दिया कि 10 को कुआं खोदवाना है। यदि गांव में कुआं की ज़रूरत ही नहीं तो कुआं क्यों खोदा जाएगा, या फिर ऑलरेडी गांव में कुआं तो कुआं क्यों बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लानिंग कमीशन यही करता था कि हर एक गाँव में मान लीजिए कि 2 कुआं खनना है तो 2 कुआं खनना है, वहाँ पर 2 तालाब बनाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बॉटम टू टॉप है। बॉटम टू टॉप अप्रोच है, मतलब कि यहाँ पे पूछा जाता है बॉटम वाले सरकार से, यानी कि केंद्र सरकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार से पूछती है कि आपके यहाँ की ज़रूरत क्या है, आपका क्या सलाह देते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, है ना, और उस बात को सुना जाता है। तो ये यहाँ पे है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में ये मेन अंतर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे से हम लोग कल पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।